हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जरा बोर्ड की ओर देखिए, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसे ठीक से पढ़िए और जरा पढ़ करके और बतलाइए कि इस सेंटेंस का असली मीनिंग इन 5 वाक्यों में से कौन सा है। जरा देखिए यहाँ पर, मोहन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता था। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस, मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता था। बस यहां पर थोड़ा सा अंतर है क्या कि इस था के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और यहां पर पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप लगा हुआ है। जी हां, अगर केवल पंक्चुएशन मार्क का ही डिफरेंस होता है तो सेंटेंस की मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर मेरे साथ बने रहिए, मैं सब कुछ आपको बतलाऊंगा। अच्छा, क्या इन दोनों में से कोई मीनिंग हो सकता है? क्या इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा हो सकता है? तो आप यहां पर तो तुरंत ही खारिज कर देंगे, भाई सकता है लगा है, इसलिए यहां पर कुड कुड तो पास्ट टेंस बतलाता है। अच्छा, यहां पर मोहन इस प्रश्न को हल कर सका, तो आप यहां पर चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे हो सकता है भाई इसका मीनिंग ऐसा कुछ निकल सकता है, या फिर यहां पर इसका मीनिंग ये हो सकता है, शायद मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो यहां पर भी आप पहली ही नजर में कहने का प्रयास करेंगे कि भाई सकता है लगा है, तो ये तो प्रेजेंट की बात है, इसलिए कुड है यहां पर लगा हुआ है, तो ये तो मीनिंग हो ही नहीं सकता और ये वाली भी मीनिंग नहीं हो सकती। अब इन तीन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या हो सकता है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और यहां पर फुल स्टॉप लगा है, देखिए, तो आप इसे भी कट कर दीजिए। तो आपकी निगाह में ये तीन तो ऑप्शन गलत हो गए। अब आप यहां पर चक्कर में पड़ जाएंगे कि हो सकता है इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकले या हो सकता है इस सेंटेंस की मीनिंग ये निकले। लेकिन मैं आपको बतला देता हूं, इस सेंटेंस की मीनिंग ये भी नहीं है, इस सेंटेंस की मीनिंग ये भी नहीं है। फिर क्या है भाई? सबको मैंने क्रॉस कर दिया। तो चलिए मैं आपको यहां पर बतला देता हूं कि इस सेंटेंस की मीनिंग है ये, शायद मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता है। अब आप आश्चर्य में पड़ रहे होंगे कि क्या ऐसा भी है? अगर आपने कुड को ठीक से नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप सोचेंगे कि भाई यहां पर ये जो मैंने आपको बतलाया ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन 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 सब कुछ ऑथेंटिक बतलाऊंगा, बिलीव मी। मैं कुछ भी आपको अपनी तरफ से मनगढ़ंत कोई बात आपको कभी बतलाने वाला नहीं हूं। सब आपको ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ा हुआ उसकी रियल मीनिंग सी मैं आपको बतलाऊंगा। जी हां, तो यहां पर सिर्फ आपको दिखाना मतलब यह है कि मैं आज इस वीडियो में कुड के सारे यूसेजेस बतलाने जा रहा हूं, टोटल बेसिक टू एडवांस्ड। जी हां, क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, कैसे लॉजिक्स लगाए जाते हैं, आप किस तरह से सोचें कि आप सही कंक्लूजन तक पहुंच पाए। जी हां, जरा देखिए यहां पर कुड के साथ पहले मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आपको बतलाऊंगा, उसके सारे जितने भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं बतलाऊंगा। फिर इसके बाद उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स, कभी कभी तो डबल हेल्पिंग वर्ब्स भी हो जाएंगी, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैं इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे तो फिर कुड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आज के बाद कभी नहीं रहने वाला है। तो चलिए यहां से इस वीडियो को शुरू करते हैं और बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, और शुरू कहां से करते हैं? शुरू करते हैं यहां से, यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले हम कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर कुड के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, समझेंगे और लॉजिक लगाना सीखेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके, और टोटल ये कुल मिलाकर के ये जो 10 अलग अलग प्रकार की जो वर्ड्स कॉम्बिनेशंस हैं इनको भी आगे चल करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए यहां पर क्या है, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छे से समझिए, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट सिचुएशंस के लिए भी करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए एंड नियर फ्यूचर सिचुएशंस के लिए भी करते हैं। यानी हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की उन सभी घटनाओं को बताने के लिए करते हैं जो काल्पनिक होती हैं। अब काल्पनिक होती हैं अर्थात वो क्रियाएं जो कभी घटित नहीं हुई हैं, केवल हम पास्ट में उनकी कल्पना करते हैं, प्रेजेंट में भी हम या फ्यूचर में भी हम केवल कल्पना करते हैं, केवल बात करते हैं। किसी घटित हो चुकी क्रिया यानी जो फैक्ट बन चुकी है उस क्रिया की बात नहीं करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो पास्ट सिचुएशन में ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक करके समझना होगा। और फिर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस के लिए करते हैं तो आगे ये 6 सिचुएशंस हैं, यानी 6 कॉन्सेप्ट ये और 5 कॉन्सेप्ट ये, कुल मिलाकर के 11
कॉन्सेप्ट्स हैं कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। तो चलिए एक एक करके मैं हर चीज आपको बतलाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से हर सेंटेंस को, हर लॉजिक को समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पास्ट फॉर्म ऑफ कैन यानी कुड का प्रयोग, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कैन का प्रयोग हमें ग्रामर की जरूरत को पूर्ण करने के लिए पास्ट फॉर्म में। अब ये क्या होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहला वही यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ये कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। मतलब क्या हुआ कि इस क्रिया यानी यहां पर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला उसका कर्ता यानी उसका डूअर यहां पर रखा होता है। डूअर कहां, इस वर्ब से पहले रखा होगा तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब चलिए एक एक करके वो पूरे के पूरे 11 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं और वहां पर अच्छे से समझिए कुड के सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इसको समझने के लिए जरा इस सेंटेंस को पढ़िए। यहां पर लिखा है उसने मुझे बताया कि तुम्हें दौड़ में कोई नहीं हरा सकता है। अब अगर इस सेंटेंस को हम सिंपली ट्रांसलेट करें तो क्या होगा भाई, अच्छे से देखिए। ही टोल्ड मी, उसने बताया था। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया था की अंग्रेजी आपने दैट लगाई और फिर तुम्हें दौड़ में कोई नहीं हरा सकता है। तो सिंपली नोबडी आप ऐसे लिखेंगे, नोबडी कैन बीट यू इन द रेस। आप सिंपली ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहां पर रूल को समझिए, ये कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, क्यों आता है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए जरा यहां पर मैं आपको और कोई छुपी हुई मीनिंग नहीं बताने जा रहा हूं, सिंपली ग्रामर का रूल बतलाने जा रहा हूं। देखिए क्या है ग्रामर का रूल। इस सेंटेंस को ठीक से देखें तो ये क्या है, ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन ये है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन ये है। तो ये दो सेंटेंसेस हैं और जुड़े हुए हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज है और उसकी क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब है, ध्यान दीजिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है वो भी पास्ट टेंस में ही होगी। तो इस कैन को भी पास्ट फॉर्म की जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए हम यहां पर इस कैन को, यहां कैन नहीं यानी यहां पर ये जो सकता है ना, इसकी मीनिंग हम यहां पर क्या करेंगे, सकता है के लिए कैन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम यहां पर कुड का प्रयोग करेंगे, यानी कैन का पास्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए ये है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो ये पहला यूसेज हुआ। लेकिन यहां पर इस कुड का कोई भी विशेष मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। मीनिंग सिंपली यही है क्या कि उसने मुझे बताया था कि तुम्हें दौड़ में कोई नहीं हरा सकता, यानी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके अंदर तुम्हें हरा पाने की एबिलिटी हो। जी हाँ, एबिलिटी को शो कर रहा है और वो भी क्या है, प्रेजेंट की, यानी जी हाँ प्रेजेंट सिचुएशन की एबिलिटी को शो कर रहा है। अगर ये सेंटेंस बोला जाएगा तो ऐसा ही है, इसका मतलब कि यहाँ वर्तमान में भी अगर कोई तुम्हें दौड़ में हराने का प्रयास करे तो नहीं हरा सकता। ठीक, तो यहां पर कुड का कोई विशेष मीनिंग नहीं है, सिंपली वही मीनिंग है जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात है बहुत अच्छे से समझने वाली, पास्ट एबिलिटी। अब ये क्या है भाई, तो अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए जरा, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं पास्ट में किसी बंदे की जनरल एबिलिटी को बतलाने के लिए। एबिलिटी का मतलब उसकी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य आदि की बातें बतलाने के लिए भूतकाल में। अब आपको मालूम है कि कुड का प्रयोग तो प्रेजेंट के लिए भी होता है, पास्ट के लिए भी होता है, फ्यूचर के लिए भी होता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो कुड है ये पास्ट के लिए यूज किया गया है। तो ध्यान से सुने, यही वो कॉन्सेप्ट है जो वहां पर देखिए जरा, वही जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बतलाया था। पहली स्लाइड में मैंने आपको ये बात बतलाई थी, जरा देखिए कि इस सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं हो सकता। यानी अगर ये सेंटेंस लिखा है मोहन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका मीनिंग ये नहीं है, यानी मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता था। इसके लिए आपको कोई ना कोई पास्ट का रेफरेंस जरूर यहां पर देना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस बनेगा। जैसे मोहन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन बट ही डिडंट, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बट ही डिडंट। अब आपने यहां पर पास्ट का एक रेफरेंस दे दिया तो अब यहां पर तो इसका मीनिंग हो गया क्या, मोहन इस क्वेश्चन को हल कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। यहां पर सकता था क्यों आया, क्योंकि आपने यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो भूतकाल का बता दिया। जी हाँ, तो पास्ट की एबिलिटी को बतलाने के लिए भी आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। देखिए मैं कहां पर था, मैं यहां पर था, ये लीजिए। पास्ट की एबिलिटी को बतलाने के लिए
यहां पर क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी न किसी रूप में पास्ट का एक रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे कैसे दे सकते हैं मैं आपको बतलाता हूं। जब वह एक स्कूली लड़का था, ये एक पास्ट की बात हो गई, तो वह इस प्रश्न को हल कर सकता था। व्हेन ही वॉज ए स्कूल बॉय, जब वह एक स्कूली लड़का था, ही कुड, अब आप यहां पर कुड, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगर ये सेंटेंस, ये रेफरेंस नहीं दिया गया तो ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, यानी वह इस प्रश्न को हल कर सकता था। सिंपली अकेले इस सेंटेंस को आप नहीं लिख सकते, आपको एक ये वाला रेफरेंस देना पड़ेगा, तब ये पास्ट बताएगा। अन्यथा वही बात बताएगा क्या? अगर ये नहीं लिखते हो तो ये बतलाएगा शायद वह लड़का इस प्रश्न को हल कर सकता है, पर निश्चित नहीं, यानी अनसर्टेन पॉसिबिलिटी है। यहां पर सिर्फ पॉसिबिलिटी बतलाई जाएगी प्रेजेंट की। आगे बढ़ते हैं ये कि वही कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में। और तीसरी बात क्या है? परमिशन। जब मैं 15 साल का था, जी हाँ, तो मैं टीवी नहीं देख सकता था, मीन्स आई वॉज नॉट अलाउड। यहां पर क्या मतलब हुआ? आई वॉज नॉट अलाउड टू। जी हाँ, ये सेंटेंस इसका हुआ। देखिए जरा, इसका मीनिंग ये हुआ, व्हेन आई वॉज 15, जब मैं 15 साल का था तो मुझे टीवी देखने की अनुमति नहीं थी। अब यहां पर हम इसी वॉज नॉट अलाउड की मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप यहां पर कुड का प्रयोग भी, यानी व्हेन आई वॉज 15, आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, तो फिर आप आगे लिखेंगे आई कुड, क्या लिख सकते हैं आप यहां पर? आई कुड नॉट वॉच टीवी। आप क्या लिखेंगे? आई कुड नॉट वॉच टीवी। तो मैं टीवी नहीं देख सकता था, यहां पर एबिलिटी नहीं बतलाई जा रही, यहां पर बताया जा रहा है कि जब मैं 15 साल का था तो मुझे टीवी देखने की अनुमति नहीं थी। ओके, अच्छा, चलिए चौथा प्रयोग देखते हैं, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, और वो भी कैसी? हाइपोथेटिकल, कंडीशनल। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में आएंगे, इनको भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और दो सेंटेंसेस को मैं दो तरीके से ट्रांसलेट करूंगा। देखिए, अगर वह मेरी सहायता मांगती तो मैं उसकी सहायता कर सकता था। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से ट्रांसलेट करें। चलो पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर उसका मीनिंग समझ आए। इफ सी आस्क्ड फॉर माई असिस्टेंस, अगर वो मेरी सहायता मांगती तो मैं उसकी सहायता कर सकता था। तो आई कुड हेल्प हर, तो मैं उसकी सहायता कर सकता था, तो कुड लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ठीक है, अच्छा, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ सी हैड आस्क्ड। देखिए जरा, इफ वाली क्लॉज को हमने यहां पर क्या किया है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है। ठीक है ना? और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो आई कुड हैव, ध्यान से सुने, आई कुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड हैव, एक सेकेंड, आई कुड हैव और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई कुड हैव हेल्प्ड हर। ध्यान दीजिए, ये जो हेल्प है ये क्या है? हेल्प्ड है। तो देखिए दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, कैसे कैसे? इफ वाली क्लॉज में जब ये यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो फिर यहां पर कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पर वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशन, और वो भी कैसी? एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में एक पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी कम, एक्चुअली कंडीशन ज्यादा होती है। यहां पर क्या है? कंडीशन है, मैं उसकी सहायता कर सकता था भाई, बट एक कंडीशन। कंडीशन कैसी? अगर वो मुझसे क्या करती? सहायता मांगती। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को बतलाता है। खैर, मैं आपको जब कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आगे चल करके बतलाऊंगा तो फिर ये बात मैं और डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर पांचवा प्रयोग, यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट सिचुएशन में जो पांचवा प्रयोग है वो ये है, क्या? कि इसका प्रयोग आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जी हाँ। तो कुछ वर्ब्स हैं भाई, हमेशा नहीं कर सकते, कुछ एक वर्ब्स हैं, स्पेशली वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। आपको मैंने ये बातें बड़ी डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताई हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। यहां पर तो मैं आपको बतलाता हुआ चलता हूं, थोड़ा सा स्पीड में भी। क्या? मुझे आसमान में कुछ बादल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? दिखाई पड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के जब ऐसा कोई जैसे आ जाए, सी नाम की कोई क्रिया आ जाए, हियर नाम की कोई क्रिया आ जाए, इसी प्रकार की वर्ड्स ऑफ परसेप्शन और साथ ही साथ स्टेटिव वर्ड्स भी अगर होती हैं
तो उनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो फिर ब्रिटिश इंग्लिश में एक अच्छा तरीका है, और ब्रिटिश आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर सकते, आई वॉज सीइंग, आप ऐसे नहीं कह सकते आई वॉज सीइंग, मैं देख रहा था या मुझे दिखाई पड़ रहे थे कुछ क्लाउड्स इन द स्काई, आप ऐसे नहीं कह सकते, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। तो फिर कैसे, इस तरह के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन दी हुई हो, या स्टेटिव वर्ब्स भी इनको कहते हैं, तो जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनती हैं, ठीक है ना। उसके लिए एक तरीका है ब्रिटिश इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में तरीका क्या है कि आप अगर पास्ट है तो कुड, और अगर प्रेजेंट है तो कैन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पास्ट टेंस का है, मुझे आसमान में कुछ बादल दिखाई पड़ रहे थे तो आई कुड सी, आप यहां पर ऐसे बोलेंगे आई कुड सी सम क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है ना। ये है वास्तव में ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कुछ ऐसी खास क्रियाएं जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, उनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा अगर आपने पहली बार इसे सुना होगा। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में सिंपली क्या करते हैं, आई सॉ, अमेरिकन इंग्लिश में आप ऐसे लिख देते हैं आई सॉ सम क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, राइट। अच्छा, तो ये 5 चीजें हो गई, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिचुएशन में ये 5 कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, इनको अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन के लिए। फ्यूचर, जी हाँ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन के लिए बाकी जो 6 कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझिए। अब वही सबसे बड़ी बात, क्या, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अच्छे से समझिएगा। जब हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वही पहली स्लाइड में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, जरा ये पहली स्लाइड रखी हुई है। इस पहली स्लाइड में मैंने आपको बतलाया था कि मोहन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका असली मीनिंग ये है, शायद मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं वहां आगे बताने जा रहा हूं, तो चलिए जरा देखते हैं कहां पर पहुंच चुके हैं भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पर, आइए ये देखते हैं। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस, वही बात है भाई, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, कर्ता इसके पहले रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनिए, जब हम इस समय खड़े होकर के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को कर पाने की उसकी एबिलिटी के बारे में जब हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को बतलाते हैं, अनसर्टेनिटी को हम बतलाते हैं, यानी अनिश्चित, हम श्योर नहीं है कि वो बंदा उस काम को कर पाएगा या नहीं। तो जब हम हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को प्रकट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट और नियर फ्यूचर के लिए हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला विश्व कप श्रीलंका जीत सकता है, ओके, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं। अब अगर इसका आप लिटरल ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, यानी शाब्दिक ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, श्रीलंका कैन विन, प्रेजेंट टेंस की बात है, कैन विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप बट आई एम नॉट सर्टन, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं, यानी मैं अपनी यहां जो स्पीकर है वो अपनी अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। यहां पर क्या कहने का मतलब है कि अगला विश्व कप श्रीलंका एक टीम है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग टीम तो नहीं है, ठीक है ना, बट वो जीत सकता है। मैं यहां से उसके जीत पाने की एबिलिटी को बतला रहा हूं, बट वो एबिलिटी जिसके बारे में मैं पॉसिबिलिटी शो कर रहा हूं, तो वो पॉसिबिलिटी कैसी है, अनसर्टेन है भाई। तो इसी सेंटेंस को हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या, श्रीलंका, ये देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी श्रीलंका कुड विन, अगर हमने कुड विन का प्रयोग कर दिया, यहाँ कैन, कैन क्या है, ये एक सर्टेन पॉसिबिलिटी को बतलाता है। अगर हम ये सेंटेंस ना लिखें तो इसका मतलब क्या हो गया, श्रीलंका कैन विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं श्रीलंका बहुत ही स्ट्रांग टीम है और उसकी बहुत बड़ी यानी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो अगला विश्व कप जीत सके, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है क्या, ये अनसर्टेन नहीं, सर्टेन पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जो सर्टेन हो, वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, और एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो अनसर्टेन है, जी हाँ, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखेंगे, अब आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते, इसका मीनिंग ये नहीं है कि श्रीलंका, हम चलिए नेक्स्ट हटा भी देते हैं, वर्ल्ड कप जीत सकता था, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही है कि श्रीलंका शायद
वर्ल्ड कप जीत सकता है। शायद लगा देते हैं तो वहां पर अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर पास्ट टेंस में कहना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ऐसा रेफरेंस देना पड़ेगा। हम द लास्ट वर्ल्ड कप, द लास्ट यानी लास्ट। अब लास्ट से हमको पता चलने लग गया कि ये बात हो गई बीते समय की, तो अब यहां पर इस कुड का मीनिंग पास्ट में हो गया। बात को आप समझ रहे हैं। अगर हम इसी लास्ट के स्थान पर नेक्स्ट कर देते हैं तो आगे आने वाला यानी फ्यूचर सिचुएशन के लिए वो कैसी पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी को बतलाने लग गया। तो कुड का प्रयोग आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के लिए कर सकते हैं, बट बहुत ही ध्यान से संभल कर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या बढ़ते हैं कि कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुने, जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन में जब हम बात करेंगे तो हम परमिशन मांगने के लिए, आस्किंग फॉर परमिशन, अगर हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं और वो भी कैसे, पोलाइट वे पे, ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी से पोलाइट वे पे यानी पोलाइटली अगर परमिशन मांगते हैं तो हम कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जरा, क्या मैं आपके कंप्यूटर पर एक फाइल डाउनलोड कर सकता हूं? अगर आप स्पोकन है, आप ये देखिए इनफॉर्मल इंग्लिश की बात आती है, जब आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हो तो अगर आप ऐसे ही फॉर्मली किसी से कहते हो यानी इनफॉर्मली किसी से आप कहते हो कि भाई यार मैं डाउनलोड कर सकता हूँ क्या, तो फिर आप कैन का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर। बट अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति है और विनम्रता पूर्वक पोलाइटली उससे आप कहना चाहते हो, हम कहते हैं ना भी सम्माननीय व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, अगर आप विनम्रता पूर्वक अगर इस बात को कहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुड का प्रयोग करना चाहिए। कुड आई डाउनलोड अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, आप इस तरीके से कुड का प्रयोग करेंगे, स्पेशली जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, जब हम किसी से इस प्रकार की परमिशन को मांगते हैं। ठीक है ना। हालांकि आप कैन का प्रयोग कर देंगे, बट कैन का प्रयोग कर देंगे तो ये पोलाइटनेस वहां से गायब हो जाएगी, और अगर कुड का प्रयोग करेंगे तो फिर यहां पर वो पोलाइटनेस आ जाएगी। ओके, अच्छा, मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। अब अगर आप इसी प्रकार से किसी से कुछ काम करवा रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई हम किसी से काम करवाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप इस कुड का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस के लिए कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या आप इस कार्य में मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये प्रश्न नहीं है एक्चुअली। इस सेंटेंस की जो सोल है, जो आत्मा है, वो प्रश्न पूछना नहीं है। हम हाँ या ना में उसका आंसर नहीं चाहते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, बताइए जरा, क्वेश्चन है ये, हाँ या ना में आंसर दीजिए। तो जी नहीं, ये हाँ या ना में आंसर नहीं आप मांग रहे हैं। इसकी सोल ये है कि आप वास्तव में बड़ी पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी मदद कर दे। ओके, तो ये सेंटेंस कुड से शुरू होता है और कुछ ऐसा सब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये 8वीं है। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में आपको फर्स्ट यानी इसके पार्ट 1 में बतला चुका हूं। आगे देखिए, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस, वही प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन में मेकिंग सजेशन, यानी अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं यानी सुझाव दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे इस तरह का सेंटेंस, यदि आप निर्धारण में संदेह कर रहे हैं यानी अगर आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने सहयोगियों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, एक सिचुएशन है कि अगर कोई बंदा है कोई चीज निश्चित नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा कर सकते हो भाई। ठीक है ना, तो कर सकते हो, यहां पर बोलने वाला सुनने वाले को एक सुझाव दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इफ यू आर अनश्योर अबाउट द डिसीजन, अगर आप इस डिसीजन को लेकर के अनश्योर हैं, अनश्योर का मतलब अगर आप निश्चित नहीं हैं, तो यू कुड, आप यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन के लिए यू कुड सीक एडवाइस फ्रॉम योर कलीग्स, राइट। आप इस तरीके से सुझाव देने के लिए भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मेकिंग ऑफर, ऑफर करने के लिए भी, ऑफर करने का मतलब जैसे आप अपनी किसी की सहायता किसी को ऑफर कर रहे हो, जैसे अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है ना, तो आपने किसी की मदद करने के लिए उसे ऑफर किया है, ठीक है। तो ऑफर इस तरीके की, अगर आप किसी को अपनी सेवाएं देने का ऑफर करते हैं तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आई कुड हेल्प यू, ठीक है ना, आई कुड हेल्प यू विद दैट इफ यूड लाइक, अगर आप चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है स्पोकन इंग्लिश में विनम्रता पूर्वक किसी से बात करने का। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, और अंतिम जो एक कॉन्सेप्ट है वो है विश, हाइपोथेसिस। अगर आप प्रकट करना चाहें यानी काल्पनिक कोई इच्छा, अगर आप ऐसी कोई इच्छा जो संभव नहीं है,
ऐसी कोई इच्छा अगर आप प्रकट करना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। काश जैसे मैं कभी उस सुंदर स्थान को देख सकूं या देख सकता, ऐसा कुछ होता। देख सकूं, देख सकता, कुछ ऐसा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। देख सकता और ये आप ये, तो देखिए जरा ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये इसी प्रकार की फीलिंग्स को, हालांकि मैं आगे चल करके इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, जो हमारी फीलिंग्स जब आती हैं, ठीक है ना, तो हम अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए हम इस मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश आई कुड, अब यहाँ पर ये जाकर के क्या बन जाता है, यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आई विश। लेकिन अगर यहाँ पर ओ दैट ऐसा कुछ प्रयोग करते तो फिर आप क्या करते, इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते। आई विश, काश, इसको हिंदी में हम ऐसे ही कहते हैं, काश। आई कुड विजिट, देखिए कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट ब्यूटीफुल प्लेस समडे। तो ये 11 कॉन्सेप्ट्स आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां कहीं भी कुड लगा हो तो इन्हीं 11 में से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट होगा, और इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। भाई आगे बढ़ने से पहले यहाँ अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अगर आपने अभी तक किसी को, अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया तो फिर फटाफट शेयर भी कर दीजिए और एक कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कोई खास बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपली पैसिव वॉइस है। भाई ध्यान से सुनो, जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस, यानी वहां पर पहले कर्ता होता था, यहां पर कर्ता नहीं बल्कि इस वर्ब का कर्म रखा होगा, यानी इस स्ट्रक्चर से पहले कर्म रखा होगा। तो बस कुछ नहीं, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देना है कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं है। देखिए जैसे आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है, बट ही कुड बी अरेस्टेड। ध्यान से सुने, मुझे विश्वास नहीं है लेकिन उसे अरेस्ट किया जा सकता है, वही है। ध्यान से सुने, ये भी प्रेजेंट सिचुएशन है। देखिए आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी, यानी मैं अपनी यहाँ पर अनसर्टेनिटी को प्रकट कर रहा हूं, और वहां पर बस कुड प्लस और ये वर्ब, अगर यहाँ पर ये कर्ता होता यानी अरेस्ट करने वाला बंदा होता तो कुड के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, लेकिन ये कर्म है इसलिए ये क्या है, यानी ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस की क्रिया आई है, यानी कुड प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही अनसर्टेन पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये भी वास्तव में प्रेजेंट या फ्यूचर को ही बतला रहा है। अब इसी तरीके से जो मैंने आपको सारी की सारी पास्ट की एबिलिटी बतलाई, ये वो बताया, बहुत सारी चीजें बतलाई, वहां कहीं भी अगर कर्म पहले रखा है भाई, यानी ऑब्जेक्ट पहले रखा है, तो फिर आपको ये वाली क्रिया यहां पर लगा देनी है, ठीक है ना। जैसे ही टोल्ड मी दैट, एक सेंटेंस था कि उसे कोई रेस में नहीं हरा सकता, अगर उसका कर्म हम यहां पर रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा। मैं उसी सेंटेंस को यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनाए दे रहा हूँ। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि तुम्हें दौड़ में कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो तुम्हें नहीं हरा सकता, और कोई नहीं तो कोई नहीं करता है, और किसको हराया जा रहा है, तुम्हें, तो तुम कर्म हो। दैट यू कुड नॉट बी, ध्यान से सुने, यू कुड नॉट बी बीटन, आप ऐसा करेंगे, यू कुड नॉट बी बीटन इन द रेस, ठीक, तुम्हें रेस में नहीं हराया जा सकता, तो तुम्हें यहाँ पर ये कर्म है, पैसिव वॉइस की क्रिया, और सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसी के साथ लागू होते हैं। अब चलिए देखें आगे क्या करते हैं। अब हम आगे इन दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहीं पर मैं आपको बतला दूं कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ध्यान से देखिए, कुड हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया तो ये पैसिव वॉइस बन गई। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से समझिए कि जब हम किसी सेंटेंस में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में वो सेंटेंस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को बतलाता है, एक हाइपोथेटिकल बात होती है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये तीन चीजें आती हैं भाई, एक तो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर अगर हम एंग्रली
अब वो वाली बात मैं आपको बतलाऊंगा जब वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने लगाया था। खैर मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। या फिर हम कभी कोई रिग्रेट करें, पश्चाताप करें, तो भी आप इस यानी कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या है। पास्ट पॉसिबिलिटी यानी भूतकाल में कोई ऐसी संभावना थी, एक काम को कर पाने की संभावना थी जो वास्तव में घटित नहीं हुई। दैट डिड नॉट हैपन, यानी वो संभावना थी लेकिन हुई नहीं। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह उसको देखा जाता है। जैसे यदि वह अधिक पढ़ती तो परीक्षा पास कर सकती थी। एक सेंटेंस ये है। तो इस सेंटेंस में देखिए यहां पर एक ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि वह अधिक पढ़ती, ठीक है ना। अगर वो ऐसा करती तो एक संभावना थी कि वह उस परीक्षा को पास कर सकती थी, ठीक है ना। तो भाई न तो वो अधिक पढ़ी और न ही वो परीक्षा पास कर सकी, केवल एक पॉसिबिलिटी को बतलाया जा रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती, तो इस तरह की कोई सिचुएशन अगर हो तो आपको चाहिए ये कि आप कुछ ऐसे ट्रांसलेट करें। कैसे करें? तो आप इस तरीके से करेंगे, सी कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब प्रयोग करेंगे तो हमेशा याद रखें कि ये जो इफ वाली क्लॉज होगी ये हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जब कभी भी आप कुड हैव या कुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा। ध्यान रखिएगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट में आपको कभी यानी केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कभी नहीं रखनी है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी जो उसने मिस कर दी। यदि वह अधिक पढ़ती तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो परीक्षा पास कर सकती थी, लेकिन भाई वो पॉसिबिलिटी, वो अपॉर्चुनिटी मिस्ड है क्योंकि वो ऐसा हुआ नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल हो जाता है, बस काल्पनिक, जो हुआ नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा आगे देखते हैं। यदि वे अच्छी तरह से खेलते तो मैच जीता जा सकता था। यदि वे अच्छी तरह से खेलते तो वही बात हो गई, मैच जीता जा सकता था। ये पैसिव वॉइस में है भाई। अब अगर पैसिव वॉइस में है तो हम इस वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन रूल्स यही फॉलो करेंगे क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं। चलिए कैसे? इफ दे हैड, तो जरा देखिए कैसे बनाया। यदि वे अच्छी तरह से खेलते, तो यहां पर फिर से वो इफ वाली क्लॉज आ गई, ये वाली इफ वाली क्लॉज। तो इफ वाली क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। इफ दे हैड प्लेड बेटर, अगर उन्होंने बेहतर खेला होता, ज्यादा अच्छा तरीके से खेला होता, तो द गेम, ये आ गया देखिए कर्म यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है तो फिर पैसिव वॉइस की क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी कुड हैव और बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? इफ दे हैड प्लेड बेटर द गेम कुड हैव बीन वन। ठीक इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो इन दोनों क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। इस वर्ब से पहले इस क्रिया का कर्ता होगा और इस स्ट्रक्चर से पहले उसका कर्म होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस की वर्ब है और ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है, राइट। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से, तो यहां पर पहली चीज हो गई हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो इस तरीके से जब कभी कोई सेंटेंस आए तो आपको ऐसे ट्रांसलेट करना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं एंग्री एम्फेसिस क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति भूतकाल में जो कुछ कर सकता था उसने नहीं किया और उस पर हमने क्रोध प्रकट किया, ठीक है। जैसे मैं किसी का इंतजार करता रहा बड़ी देर तक, लेकिन वो नहीं आया, वो कहीं बिजी हो गया या कहीं चला गया, तो बाद में मैं उससे यार कम से कम बता तो सकते थे। जब मैं इस तरीके से क्रोध को प्रकट करते हुए अपनी फीलिंग्स को जब मैं उसके साथ शेयर करूंगा, तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ ही साथ ये वाला जो मार्क है हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अब आपको समझ में आया। मैं यहां पर जरा चलिए फिर से वहीं पर मैं देख लेता हूं जो पिछला यानी जो सबसे पहले वाली जो स्लाइड थी, उस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि ये देखिए जरा, ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है
और ये जो फुल स्टॉप है इसके बीच में अंतर क्या होता है? तो ये देखिए जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है ये आपकी फीलिंग्स को बतलाता है, ठीक है? तो जब आप एंग्री हो या रिग्रेट पश्चाताप यानी अपनी फीलिंग्स को प्रकट करें तो फिर वहां पर आपको क्या करना चाहिए कि वो सेंटेंस आप सिंगल यूज कर सकते हो, ठीक है ना? ये देखिए एंग्री एम्फेसिस, जब हम अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हो, अपना गुस्सा दिखा रहे हो किसी को या फिर हम पछता रहे हो किसी चीज पर, वहां पर भी अपनी फीलिंग्स को हम शो करते हैं। तो फिर ऐसी जगहों पर आप ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं और इस स्ट्रक्चर को यानी कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं उसी सकते थे की अंग्रेजी बनाने के लिए। ध्यान से सुने, अगर सकता था अगर आपने लगा दिया उसके बाद में अगर ये लगा दिया तो फिर आपको पीछे का कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, यानी पास्ट सिचुएशन को बताने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही समझा जाएगा, ठीक है ना? जैसे कम से कम वो हमें सूचित कर सकता था। क्रोध प्रकट करते हुए अगर हम अपनी फीलिंग्स को एम्फेसाइज करते हैं यानी अपने भावों को हम जोर दे करके कहते हैं तो ही कुड हैव आप कैसे लिखेंगे? ही कुड हैव, जी हाँ, अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? ही कुड हैव एट लीस्ट इन्फॉर्म्ड अस, कम से कम यार उसको हमें सूचना तो दे देनी चाहिए थी, वो हमें सूचना तो दे सकता था, कुछ ऐसा अगर हम कहना चाहें और बाद में ये वाला जब मार्क लगा देंगे ये, ठीक है ना? तो फिर आपको अब यहां पर पास्ट का कोई भी आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, इसे पास्ट में ही माना जाएगा। कुड हैव एट लीस्ट और इन्फॉर्म्ड ये पास्ट ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट वर्जन है ये। जब हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी यूज हो सकता है। तो इस सेंटेंस में तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा, यानी भूतकाल का कोई ना कोई ऐसा सुराग देना पड़ेगा जिससे हम इसे पास्ट को रिलेट कर पाए, ठीक है ना? लेकिन इसी का पास्ट वर्जन है ये, कम से कम वह हमें सूचित कर सकता था, ठीक है ना? तो जब हम क्रोध तो जब कर सकता था तो हम यहाँ पर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके, लेकिन हमें बाद में वहां पर कोई ना कोई एक पास्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस वर्ब को यूज करते हैं तो हमें पास्ट का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वास्तव में वो पास्ट टेंस को ही बतलाती है और कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस को शो करती है। अगर उसे पास्ट में शो करना है तो फिर एक हमें पास्ट का कोई ना कोई रेफरेंस देना होता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से रिग्रेट को, जब हमें पश्चाताप वगैरह कुछ, जब हम पछता रहे हो, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो, कोई ऐसा काम जो हमें करना चाहिए था लेकिन आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया और पछता रहे हो, तो ऐसी बातों को भी प्रकट करने के लिए आप कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए यूज करते हो। जैसे हम बेहतर संवाद के साथ इस गलतफहमी को दूर कर सकते थे, जी हाँ, तो दूर कर सकते थे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी सेंटेंस में दूसरा मींस पास्ट को सजेस्ट करने वाला वर्ड नहीं है, तो फिर आप पास्ट टेंस की इस क्रिया का प्रयोग करिए। वी कुड हैव अवॉइडेड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये हो गई आपकी पास्ट, ठीक है ना? वी कुड अवॉइड अगर हम कर देंगे तो फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा या फ्यूचर सिचुएशन के लिए चला जाएगा, या फिर अगर पास्ट से रिलेट करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई पास्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, मैं परीक्षा के लिए और मेहनत कर सकता था लेकिन यार नहीं किया, फेल हो गया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, तो ऐसी बातों को कुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी ये दो वर्ब्स हुई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको ये 3-4 वर्ब्स कंप्लीट कर चुका। अब मैं आपको कुड बी एंड कुड हैव बीन का प्रयोग, यहां पर कुड बी क्या है? ये है प्रेजेंट सिचुएशन को शो करने के लिए, और कुड हैव बीन ये पास्ट, यानी ये प्रेजेंट और ये पास्ट। यहां पर भी देखो कुड लगा है, यहां पर भी कुड, बट ये प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन को शो करेगा। और यहां पर कुड, अगर इसी को पास्ट में आपको शो करना है तो कुड के साथ हैव लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। चलो सेंटेंस आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहां पर देखते हैं जरा, कुड प्लस बी या कैन बी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ, और अगर पास्ट में आपको कहना है बात को भूतकाल में जाकर
पास्ट की सिचुएशन के लिए आपको बताना है तो आपको वहीं पर कुड हैव और बीन का प्रयोग कर देना है। बट ध्यान में रखेंगे यहां पर कि कोई एक्शन वर्ड नहीं होगा, यानी वहां पर कोई काम नहीं परफॉर्म किया जा रहा है, केवल होने की बात हो रही है। जैसे यह कुत्ता पागल हो सकता है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस डॉग कैन बी मैड। और इसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस डॉग कुड बी मैड। लेकिन यहां पर कैन बी मैड अगर मैंने कहा तो इसका क्या मतलब है, और अगर कुड बी मैड हमने कहा तो क्या मतलब है। इन दोनों ही सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये दोनों ही बन सकते हैं। लेकिन कैन का प्रयोग किया तो क्या मतलब हुआ, और कुड का प्रयोग किया तो क्या मतलब हुआ, वही जो मैं आपको पीछे बताता चला आ रहा हूं। देखिए जरा, कुड बी हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को बतलाता है। अनसर्टेनिटी यानी ये कुत्ता पागल है, अगर हमने यहां पर कुड कहा तो उसके मैड होने में मुझे संदेह है, अनसर्टेन है, बस मैं केवल अपना गेस अकेले बतला रहा हूं। बट अगर कैन का मैंने प्रयोग किया तो कैन क्या है, हायर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी को बतलाता है, यानी निश्चित है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे मैं ये कह सकता हूं कि ये कुत्ता पागल है, जोर दे करके, यानी मैं सर्टेनिटी को प्रकट करूंगा तो कैन, अनसर्टेनिटी को प्रकट करूंगा तो कुड। मुझे लगता है आपको ये बात अभी तक समझ में आ चुकी होगी। जैसे देखिए, बाहर बारिश हो रही हो सकती है, मैंने चेक नहीं किया, आपने चेक नहीं किया, आपने एक ये बात बता दी। अब चेक नहीं किया तो फिर बारिश होना क्या है, अनसर्टेन है ना, निश्चित तो है नहीं। अगर चेक किया हो सकता है तो फिर आप सर्टेनिटी के साथ कुछ कह सकते हैं, जब आपने चेक ही नहीं किया है तो अनसर्टेनिटी होगी वहां पर। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे करेंगे हम। जरा देखिए, तो देखिए भाई कैसे किया, सिंपली आपने यहां पर देखा कि मैंने चेक नहीं किया है। अगर मैंने चेक नहीं किया है तो मैं सर्टेन नहीं हो सकता हूं, मैं अनिश्चित बात ही कह रहा हूं, अनिश्चित बात कह रहा हूं तो मैं कुड और बी का प्रयोग करूंगा। इट कुड बी रेनिंग आउटसाइड, हो सकता है बाहर बारिश हो रही हो, आई हैवंट चेक्ड, मैंने चेक नहीं किया, मैंने देखा नहीं भाई, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी को आप बतला रहे हो तो आप कुड का प्रयोग करो, शायद वो घर पर हो सकती है। अब हमने शायद यहां पर लगा दिया है तो ये अनसर्टेनिटी को बतलाती है। अब अनसर्टेनिटी को बतलाती है तो आपको क्या करना है, शी कुड बी एट होम, वेरी सिंपल। अच्छा, ऐसा ही अगर यहां पर कुड हैव बीन का प्रयोग हो तो क्या होगा, तो चलो आगे जरा देखो क्या है यहां पर। कुड हैव बीन पास्ट, ये पास्ट सिचुएशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं आपको लास्ट में बतला चुका हूं। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिचुएशन को बतलाती है, अनसर्टेन सिचुएशन को बतलाती है, और कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो वास्तव में पास्ट की इस बात को, कॉन्सेप्ट could have been is used to express a possibility in the past that did not happen, यानी वही पॉसिबिलिटी भूतकाल की जो हुई नहीं, यानी वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी बात है, बार बार वही रिपीट होकर के आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ये भी बीन है ना, तो ये भी वास्तव में ये पास्ट टेंस को ही बतलाता है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, बट वो एक्शन वर्ड था, एक्शन वर्ब थी, और ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये केवल होना के लिए है। जैसे वह विजेता हो सकता था लेकिन उसने एक गलती कर दी, ध्यान से सुने, वो विजेता हो सकता था लेकिन उसने एक गलती कर दी, उसने गलती न की होती तो वह विजेता हो सकता था। जरा इसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे, मैं ये 5 सेंटेंस आपको जल्दी से बताकर और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए जरा, ही कैन बी द विनर, अगर मैं कैन का प्रयोग करता हूं तो प्रेजेंट सिचुएशन है, और मुझे ऑलमोस्ट, मैं सर्टन हूं कि वह विनर होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि वो जो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इतना योग्य है, इतना क्षमतावान है, इतना शक्तिशाली है कि वही विनर होगा। तो फिर मैंने यहां पर कहा ही कैन बी द विनर, वो विनर हो सकता है, पक्के विश्वास के साथ कहा, तो इसकी सर्टेनिटी यानी उसके जीतने की सर्टेनिटी कितनी है, मोर देन 90% है। ओके, अच्छा, ही कुड बी द विनर, हमने यहां पर कुड का प्रयोग किया तो यही प्रेजेंट या मैं भविष्य की, नियर फ्यूचर की, मैं उस अनसर्टेनिटी को बतला रहा हूं, यानी आई एम नॉट सर्टेन, मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, मैं सर्टेन नहीं हूं कि वह विनर हो सकता है। ये कहा जा, हाँ यार वो विनर हो सकता है बट मुझे विश्वास नहीं है। तो यहां पर अनसर्टेनिटी है, यानी अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी, यहां पर सर्टेनिटी 90% है, यहां पर अनसर्टेनिटी 90% है। ध्यान रखेंगे, मैं इस बात को लेकर के पक्का आश्वस्त नहीं हूं, तो मैं अनसर्टेनिटी को प्रकट कर रहा हूं। ही कुड हैव बीन द विनर, वह विनर हो सकता था, ध्यान से सुने,
अब इसी को पास्ट में हैव कहा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर कुड प्लस बी लगाया, ये प्रेजेंट की अनसर्टेनिटी को बतला रहा है। लेकिन उसी को पास्ट में अगर हम कहें तो कुड हैव बीन, यानी पास्ट टेंस हो गया, ही कुड हैव बीन द विनर। ठीक है ना, वो विनर हो सकता था लेकिन उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है ना, तो बस इसी बात को कहने के लिए आप कुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ही कुड बी द विनर बट ही मेड अ मिस्टेक। अब आप यहां पर पास्ट टेंस का क्या दे दिया आपने, ये एक रेफरेंस दे दिया कि उसने एक गलती कर दी थी, नहीं तो वो क्या होता, ही कुड बी द विनर, वो विनर हो सकता था। अब ये प्रेजेंट की अनसर्टेनिटी नहीं है, ये लगभग वही वाली बात है। ये बिना पास्ट का रेफरेंस दिए है और ये पास्ट का रेफरेंस दे दिया है, तो कुड और बी का प्रयोग कर दिया। अगर आपने पास्ट का रेफरेंस नहीं दिया तो फिर आप इसी क्रिया को पास्ट में कुछ ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, ही कुड हैव बीन द विनर, और अगर आपने क्लॉज लगा दी कंडीशनल तो फिर आपको इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। देखिए, इफ ही हैड ट्राइड हार्डर, उसने अगर कठिन और अधिक मेहनत करी होती, प्रयास किया होता, तो वह विनर बन सकता था। तो ये क्या हो गया, ये हाइपोथेटिकल हो गया। ठीक है ना, ये वाली बात हाइपोथेटिकल, ना तो उसने ऐसा किया और ना इसने ऐसा किया। ठीक है ना। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जरा इसको ट्रांसलेट करिए। वह विजेता हो सकता था लेकिन उसने गलती कर दी। तो देखो, बट ही मेड अ मिस्टेक, ही कुड बी द विनर, उसने एक गलती कर दी। तो यहां पर क्या है, आपने पास्ट का रेफरेंस तो दे ही दिया। तो पास्ट का रेफरेंस अगर आपने दे दिया तो फिर आपको ये वाली क्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। अब केवल और केवल क्या कुड लगा सकते हो, ही कुड बी द विनर, ही कुड बी द विनर, और यहां पर पास्ट का रेफरेंस आपने दे ही दिया। अब अगर ये पास्ट का रेफरेंस नहीं होता तो फिर इसी बात को कहने, वह विजेता हो सकता था। ठीक है ना, इसी बात को कहने के लिए आपको क्या कहना है, ही कुड हैव बीन द विनर, आप ऐसे कह सकते हैं। हाँ, अगर आप ये बाद में कहना चाहें तो कह जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये लगाएंगे तो आप ये लगाएंगे और अगर आप कुड हैव बीन लगाएंगे तो ये नहीं लगाएंगे। नहीं, आप ये वाली बात आप बाद में कह सकते हो। क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो आ गए हम यहां पर, अगली सिचुएशन है कुड हैव और कुड हैव हैड। बहुत ही खास स्ट्रक्चर है लेकिन आपको आता होगा पहले से। देखो जरा, आप तो जानते हैं कि हैव का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो वो क्या होता है, पोजीशन शो करता है। जैसे यहां पर उसके पास 3 कारें हैं, तो ही हैज 3 कार्स। आप ऐसा बनाते हो ना, यहां पर कारों पर पोजीशन शो करने के लिए आप हैज या हैव का प्रयोग करते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप ऐसा करते हो तो वहां पर अगर आपको थोड़ी सी संभावना प्रकट करनी हो, अगर संभावना प्रकट करनी है प्रेजेंट की संभावना, तो फिर आप क्या करोगे, कुड का प्रयोग। उसके पास 3 कारें हो सकती हैं। अब वही बात है, अगर आप सर्टेन पॉसिबिलिटी को बतलाना चाहते हो तो ही कैन हैव का प्रयोग कर सकते हो, और अगर आप अनसर्टेन पॉसिबिलिटी को बतलाना चाहते हो तो कुड हैव का प्रयोग कर सकते हो। उसके पास 3 कारें हो सकती हैं बट आई एम नॉट श्योर, अगर ऐसी कोई बात कहना चाहते हो तो आप क्या कहें, ही कुड हैव, ये लीजिए आपने कुछ ऐसे कह दिया, ही कुड हैव यहां पर मेन वर्ब के रूप में है और इसका मतलब क्या है यहां पर, पजेस, ही कुड पजेस। ठीक है ना, पजेशन को। तो जब अधिकार को बताना, भाई आप लोग ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हैं ना, मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ, तो उसी यानी पास रखना, पास रखने के सेंस में यहां पर हैव का प्रयोग किया गया है मेन वर्ब के रूप में। ओके। अच्छा, जैसे उसके पास 3 कारें थी, अगर पास्ट टेंस में करोगे तो क्या बन जाएगा, ही हैड 3 cars, he had 3 cars। आप ऐसा ही तो बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन। लेकिन अगर इसी को हम कैसा कर दें, कुछ ऐसा, उसके पास 3 कारें हो सकती थी, मतलब पास्ट टेंस में अगर आपने इसे कर दिया है हो सकती थी, तो फिर आपको क्या करना है भाई, ये कुड हैव हैड का प्रयोग करना है। ही कुड हैव, he could have had 3 cars, had 3 cars। अब अच्छे से आपको ये देखना है कि ये जो कुड हैव और वर्ब की ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट, ध्यान से सुने, प्रेजेंट टेंस। जैसे उसके पास 3 कारें हो सकती हैं,
प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, कुड हैव। और अगर हम कुड हैव के साथ हैड का प्रयोग कर देते हैं तो वह पास्ट टेंस को शो करता है। तो जब हम पोजीशन के लिए कुड का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ ये अच्छे से याद रखिएगा, हैव प्रेजेंट और हैव हैड पास्ट। और कुड का प्रयोग यहां पर केवल उसी अनसर्टेन पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए किया जा रहा है। तो कुड का प्रयोग किया तो अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, और हैव का प्रयोग किया तो प्रेजेंट। कुड का प्रयोग किया तो अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, और हैव हैड का प्रयोग किया तो पास्ट। ये स्ट्रक्चर्स बड़े काम के हैं, आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। अब जरा इनका ट्रांसलेशन आप लोग करके भेजिए, मैं जरा देखूं क्या ये बातें सब कुछ समझ में आ रही हैं आपको। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। और अब आ गए हम लास्ट में, यहां पर कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू। तो भाई आप इसको भी जानते होंगे, आपने कई बार हैव टू का प्रयोग किया होगा, जानते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका प्रयोग तो किया होगा ना। इनका प्रयोग अगर आपने किया है तो आपको पता है कि हैज टू हैव टू का प्रयोग हम ऑब्लिगेशन या डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। कैसी ऑब्लिगेशन या डिटर्मिनेशन, देखो जरा, उसे सुबह 6 बजे उठना है या पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्लिगेशन हो गई उसकी, भाई उसे उठना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, यहां पर तुम्हें अपने काम को समाप्त करना है। अब ये क्या है, ये वास्तव में डिटर्मिनेशन है, या मुझे अपना काम समाप्त करना है, ये मेरा डिटर्मिनेशन हो गया। तो जब हम संकल्प को प्रकट करते हैं तो इस तरीके का कोई हम हिंदी में ऐसा कुछ सेंटेंस बोलते हैं। और अगर ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी, थोड़ी दायित्व होता है, तो वहां पर क्या है, पड़ता है जैसा कोई शब्द हम हिंदी में यूज करते हैं। बस इतनी सी तो बात है। अब अगर यहां पर हमने कुड का प्रयोग कर दिया तो वही अनसर्टेन पॉसिबिलिटी की बात हो गई। देखो यहां पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा बनेगा, उसे सुबह 6 बजे उठना है या उठना पड़ता है, तो उसके लिए हम बनाएंगे ही। तो ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ही हैज टू वेक अप, उसे उठना पड़ता है या उसे उठना है। अगर वो संकल्प की बात करेंगे तो उठना है या उठना पड़ता है, अगर ऑब्लिगेशन हो गया तो भी, तो यहां पर हैज टू वेक अप, ठीक है ना। अब इसी बात को अगर हम वहां पर पॉसिबिलिटी को शो करें, पॉसिबिलिटी कैसी, वही अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, उसे सुबह 6 बजे उठना पड़ सकता है, ऐसा है लेकिन कुछ निश्चित नहीं है, पॉसिबिलिटी शो की जा रही है बट बहुत ज्यादा नहीं। तो फिर आप ही कुड हैव का प्रयोग करेंगे, ही, ये देखिए ऐसे, ही कुड हैव टू वेक अप, बस वही बात है, उठना पड़ सकता है, बस इस सकता है का मतलब वो पॉसिबिलिटी हो गई, और बाकी तो वही हैज टू हैव टू का ही प्रयोग है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, उसे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, पढ़ता था, अब ये पास्ट टेंस में हो गया, पढ़ता है ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। पढ़ता था के लिए अगर आप लगाएंगे तो ही हैड टू का प्रयोग करेंगे आप, ही हैड टू, और फिर वही वेक अप एट 6 AM, आप ऐसा बनाएंगे। अब अगर आपने एक ऐसा बना दिया है तो इसी पर पास्ट टेंस में अगर पॉसिबिलिटी को हमको शो करना है, वैसे अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, तो आपको ऐसे बना देना है, ही, ये देखिए, ही कुड हैव हैड टू, हैव हैड टू, देखो कुड लगाएंगे और इसे पास्ट बनाने के लिए हैव हैड टू वेक अप एट 6 AM। बहुत ही सिंपल है, इनको जरा करके आप लोग अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये वीडियो काफी बड़ा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।